अगर हमें दो अलग अलग बीकर्स में लेमन जूस और साबुन का पानी दिया जाए तो क्या हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं? इनके बीच में डिफरेंसेस इनके डिफरेंट कलर, अपीयरेंस एंड सो ऑन हो सकते हैं, लेकिन ये केवल वो प्रॉपर्टीज हैं जो हम देख सकते हैं। क्या इनके बीच केवल यही डिफरेंसेस हैं? नहीं, इनके बीच में और भी डिफरेंसेस हैं। लेमन जूस बहुत खट्टा होता है, साबुन का पानी थोड़ा कड़वा होता है। प्लीज इसे टेस्ट करने की कोशिश मत करना, बस मेरी बात मान लीजिए, ये थोड़ा कड़वा होता है। क्या इन दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस है? हाँ, टेस्ट एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, क्योंकि इससे हमें केमिकल प्रॉपर्टीज का पता चलता है। लेमन जूस खट्टा क्यों होता है और साबुन के पानी का टेस्ट कड़वा क्यों होता है? आपको कोई आइडिया है? इसका आंसर इनके नेचर में है। लेमन जूस एक एसिड है, जबकि साबुन एक बेस है। क्या आपको पता है एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है? पहले हम इन टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं और फिर इनकी डिटेल्स देखेंगे। पहले एसिड्स के बारे में बात करते हैं। जैसे ही हम एसिड सुनते हैं, हमारे दिमाग में कुछ डरावनी या कोई ऐसी चीज की इमेज बनती है जो बाकी चीजों को जला देती है। वैसे सही भी है, क्योंकि एसिड्स के कांटेक्ट में आने पर बर्निंग इफेक्ट क्रिएट होता है। ये सरफेस को खराब कर सकते हैं या स्किन के कांटेक्ट में आने पर उसे जला सकते हैं। एसिड्स का काम यही होता है। टर्म एसिड लैटिन वर्ड एसिडस से आया है, जिसका मतलब खट्टा होता है। जी हां, तो क्या सभी एसिड्स खट्टे होते हैं? हाँ, सभी एसिड्स खट्टे होते हैं। इनके खट्टेपन की इंटेंसिटी एसिड टू एसिड वेरी कर सकती है, लेकिन एसिड्स का ओवरऑल टेस्ट खट्टा होता है। संतरा, नींबू और अंगूर जैसे सिट्रस फ्रूट्स ऐसे सब्सटेंस के बेस्ट एग्जांपल्स हैं जिनमें एसिड पाया जाता है। अब साबुन के पानी के बारे में बात करते हैं। इसका नेचर क्या होता है? इसका नेचर बेसिक होता है, जिसका मतलब है कि साबुन एक बेस है, या कह सकते हैं कि एक एल्कलाई है। इससे हमारा क्या मतलब है? अभी के लिए हमें बस इतना जानना है कि हल्के कड़वे टेस्ट वाले कंपाउंड्स को बेस कहते हैं। बेसिस को जब पानी में मिलाया जाता है तो ये फोम बनाते हैं और छूने में साबुन जैसे होते हैं। बेसिस एसिड्स के ठीक उल्टे होते हैं। बेसिस के बेस्ट एग्जांपल्स बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और क्विकलाइम है। ये सब एसिड्स और बेसिस के बारे में था। अब क्या आप बता सकते हैं कि एसिड और बेस यानी कि एल्कलाई को मिलाने पर क्या होगा? क्या सॉल्यूशन एक्सप्लोड हो जाएगा? क्या इससे हमें अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन मिलेगा या फिर कुछ और? नहीं, यहां ऐसा कुछ होता है जो हमें पहले से ही पता है। सोचिए, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे स्ट्रॉन्ग बेस से मिलाएं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? इस रिएक्शन से हमें सोडियम क्लोराइड और वाटर मिलेगा। सोडियम क्लोराइड हमारे घर में यूज होने वाला नमक होता है, तो एसिड और बेस से हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। ये एक जर्नलाइज्ड रिएक्शन है। सॉल्ट्स एसिड और बेस के बीच होने वाले रिएक्शन का प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन एक बात बताइए, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई कंपाउंड एसिड है या बेस है? क्या हम इसे हर बार टेस्ट कर सकते हैं? अगर हमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन दिया जाए तो हम इसका नेचर कैसे पता कर सकते हैं? हम अपनी स्किन पर इसकी एक ड्रॉप भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो इसे टेस्ट करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो फिर अब हम कह सकते हैं कि ये एक एसिडिक सॉल्यूशन है। ये पता करने का कोई तो तरीका होगा। इस सॉल्यूशन पर कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। कोई कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक, ये पता करने के लिए यूज किए जाने वाले सब्सटेंस को इंडिकेटर कहते हैं। जब इंडिकेटर्स को एसिड्स या बेसिस में मिलाया जाता है तो इनका कलर चेंज हो जाता है। तो इनकी मदद से हमारे लिए ये पता करना आसान हो जाता है कि कोई कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है। लेकिन इंडिकेटर्स के लिए कौन से सब्सटेंस यूज किए जाते हैं? आगे हम बहुत से इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक, ये पता करने के लिए ज़ारा और ज़ैन कुछ सॉल्यूशंस पर टेस्ट करने के लिए काफी एक्साइटेड थे। उनके टीचर ने उन्हें येलो कलर की पेपर स्ट्रिप्स दी और इससे पहले कि वो उन्हें गाइड करती, ज़ैन ने सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स उन स्ट्रिप्स पर गिरा दी और देखते ही देखते पेपर का कलर ब्राइट रेड हो गया। ज़ारा और ज़ैन
दोनों इस जादू को समझ नहीं पा रहे थे। पेपर रेड कैसे हो गया? टीचर वापस आई और उन्हें समझाया कि कैसे दोनों ने अनजाने में डिटेक्टर टेस्ट परफॉर्म कर लिया था। उन्हें पता करना था कि दिया गया सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, क्योंकि येलो पेपर का कलर चेंज होकर रेड हो गया। तो इससे पता चलता है कि एक सॉल्यूशन की टेस्टिंग हुई है। लेकिन इस पेपर से हमें सॉल्यूशन का नेचर कैसे पता चला? क्या आपको याद है कि हमने पिछले वीडियो में इंडिकेटर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था? इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें यह डिटेक्ट करने में मदद करते हैं कि दिया गया सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, और वो भी बिना टेस्ट किए। तो क्या ये येलो पेपर एक इंडिकेटर है? जी हाँ, ये एक इंडिकेटर है। और ये किस चीज से बना है? ये कुछ नहीं बल्कि एक ब्लॉटिंग पेपर है जिस पर हल्दी लगी हुई है। हल्दी? हाँ, ये वही हल्दी है जो आपके किचन में यूज होती है। सॉल्यूशंस के एसिडिक या बेसिक नेचर को पता करने के लिए हल्दी एक बहुत अच्छी इंडिकेटर है। इस केस में जब सॉल्यूशन को पेपर पर डाला गया तो ये रेड हो गया। तो इंडिकेटर हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि सॉल्यूशन बेसिक था। हाँ, अल्कलाइन सब्सटेंसेस या सॉल्यूशंस हल्दी को रेड कलर में बदल देते हैं। सॉल्यूशन का नेचर जितना बेसिक होगा, रेड कलर उतना ही ब्राइट होगा। और एसिड्स के केस में क्या होता है? एसिड्स को हल्दी से टेस्ट करने पर कलर में कोई चेंज नहीं आता। हल्दी का कलर सेम रहता है जो कि येलो है। सॉल्यूशन वैसा ही रहता है। इस तरह से एसिड्स और बेसिस में डिफरेंशिएट करने में हल्दी हमारी मदद करती है। एसिड्स वैसे ही रहते हैं जबकि बेसिक सॉल्यूशंस रेड हो जाते हैं। क्या ऐसे और भी नेचुरल सब्सटेंसेस हैं जिनका यूज इंडिकेटर की तरह किया जा सकता है? जी हाँ, ऐसे काफी सब्सटेंसेस हैं। आगे हम दो और नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे जो सॉल्यूशंस का एसिडिक और अल्कलाइन नेचर डिटेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका इस्तेमाल किसी सॉल्यूशन के एसिडिक या बेसिक नेचर को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। हमने देखा कि कैसे हल्दी का इस्तेमाल नेचुरल इंडिकेटर की तरह किया जाता है। अब एक और नेचुरल इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं और ये है चाइना रोज। चाइना रोज एक प्लांट होता है, तो इसे इंडिकेटर की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? फैक्ट ये है कि चाइना रोज के फूलों में एसिड्स और बेसिस को डिटेक्ट करने की एबिलिटी होती है। तो हम चाइना रोज फ्लावर का इस्तेमाल इंडिकेटर की तरह कैसे कर सकते हैं? ये बहुत आसान है। हमें बस इतना करना है कि एक बीकर में चाइना रोज की पत्तियों में गर्म पानी मिलाना है और फिर इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। इस सॉल्यूशन को इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और जब इसकी कुछ ड्रॉप्स को एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाया जाता है तो सॉल्यूशन का कलर मैजेंटा रेड या रेड से मिलते जुलते किसी और शेड में बदल जाता है, जबकि अल्कलाइन सॉल्यूशन में मिलाने पर सॉल्यूशन का कलर ग्रीन या येलोइश ग्रीन हो जाता है। सॉल्यूशन का कलर बदलने में काफी कम टाइम लगता है। तो इस तरह हम चाइना रोज को इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कभी कभी इंडिकेटर को सॉल्यूशन में मिलाना कन्वीनियंट नहीं होता। ऐसे केसेस में कुछ अलग तरीके की जरूरत होती है जो कि ज्यादा एफिशिएंट हो। ऐसे केसेस में हम लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं। लिटमस पेपर क्या है? उससे पहले आप ये बताइए कि क्या हमने कभी लाइकेंस के बारे में सुना है? जी हाँ, हमने बायोलॉजी में पढ़ा है कि एल्गी और फंजाई के सिम्बियोटिक रिलेशन से हमें एक ऑर्गेनिज्म मिलता है जिसे लाइकेंस कहते हैं। इकोसिस्टम में लाइकेंस का मेजर फंक्शन ये होता है कि ये पोल्यूशन इंडिकेटर्स की तरह काम करते हैं। जब एक्सेस पोल्यूशन होती है तो इनकी ग्रोथ रुक जाती है, जिसकी वजह से लाइकेंस की बॉडी में होने वाले केमिकल चेंजेस से हमें उन सब्सटेंसेस का नेचर पता चल जाता है जो इनके कांटेक्ट में आते हैं। तो लाइकेन की बॉडी से एक्सट्रैक्ट किए गए सब्सटेंस को लिटमस कहते हैं, जिसका इस्तेमाल केमिकल पर्पसेस के लिए नेचुरल इंडिकेटर की तरह किया जाता है, खास तौर से किसी सॉल्यूशन के एसिडिक और बेसिक नेचर को डिटेक्ट करने के लिए। लाइकेन की बॉडी से मिला लिटमस
कुछ डाइस का मिक्सचर होता है जो कि फिल्टर पेपर पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लिटमस से बने इस पेपर का इस्तेमाल एसिड्स और बेसिस को डिटेक्ट करने में किया जाता है। आमतौर पर लिटमस पेपर के दो कलर्स होते हैं, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। किसी एसिड के कांटेक्ट में आने पर रेड लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन बेस के कांटेक्ट में आने पर ये ब्लू हो जाता है, जबकि ब्लू लिटमस पेपर के केस में इसका उल्टा होता है। ये एसिड के कांटेक्ट में आने पर रेड हो जाता है और बेस के कांटेक्ट में आने पर इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो इस तरह के काफी कंपाउंड्स का इस्तेमाल इंडिकेटर्स की तरह किया जाता है, जिससे हमें सॉल्यूशंस का एसिडिक और अल्कलाइन नेचर डिटेक्ट करने में मदद मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं कि एसिड और बेस को मिलाने पर हमें क्या मिलेगा। लेकिन क्या हमें यह पहले से ही पता है? हमने देखा था कि एसिड और बेस को मिलाने पर हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम दो सॉल्यूशंस लें, एक एसिडिक और दूसरा अल्कलाइन, और फिर दोनों को मिला दें, तो क्या होगा? अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि इससे हमें सॉल्ट और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मिलेगा। क्या ऐसा हर बार होता है? मेरा मतलब है कि क्या एसिड और अल्कलाई से हमें हमेशा सॉल्ट और वाटर मिलता है? हाँ, हमेशा ऐसा ही होता है। जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो हमें हमेशा सॉल्ट और वाटर मिलता है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? क्या इसका कोई खास नाम है? जी हाँ, इसका एक खास नाम है। इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ एसिड और बेस दोनों की स्ट्रेंथ कम हो रही है। इन्हें न्यूट्रल पॉइंट पर लाया जाता है, जहाँ एसिड और बेस दोनों की इंटेंसिटी कम होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की स्टडी करने के लिए बेस्ट एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन है, जिसे कॉमन सॉल्ट कहते हैं। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लें और इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिला दें, तो इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हमें सोडियम क्लोराइड और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मिलेगा। इस रिएक्शन से हीट के रूप में काफी एनर्जी भी निकलती है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसे काम करते हैं। एसिड और बेस मिलकर हमें सॉल्ट और वाटर देते हैं और इससे हीट भी जनरेट होती है। लेकिन सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन की रिएक्शन को देखकर आप सोच रहे होंगे कि न्यूट्रलाइजेशन केवल लेबोरेटरीज में होता है। जब एसिड्स और बेसिस को किसी लैब में टेस्ट ट्यूब में मिलाया जाता है, तभी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है। क्या वाकई में ऐसा ही है? असल में ऐसा कुछ नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हमारी रोजाना जिंदगी का भी हिस्सा है। हमारी बॉडी में या पूरे दिन के दौरान होने वाले काफी रिएक्शंस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आमतौर पर हम बड़ों को एसिडिटी की शिकायत करते सुनते हैं, या छींटी का काटना। ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां बॉडी के अंदर या ऊपर एसिड की मात्रा नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाती है। ऐसे केसेस को दवाइयों से ठीक किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये दवाइयां कैसे काम करती हैं? कहने की जरूरत नहीं है, ये सब न्यूट्रलाइजेशन के प्रिंसिपल पर काम करती है। अब हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स पर नजर डालते हैं। के बारे में पढ़ा। क्या आप बता सकते हैं कि ये रिएक्शन क्या होता है? जब एसिड और अल्कलाई को मिलाया जाता है तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलते हैं, जिससे आमतौर पर हीट निकलती है ना? बिल्कुल सही। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सिर्फ लेबोरेटरीज में नहीं होते, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का भी हिस्सा है। इसे समझने के लिए कुछ सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं। हमें पता है कि इंडस्ट्रीज से काफी वेस्ट निकलता है। इनमें से कुछ वेस्ट को पास के किसी नदी तालाब में बहा दिया जाता है। इस तरह बहाया जाने वाला वेस्ट पानी में रहने वाले जानवरों के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। ज्यादातर वेस्ट एसिडिक होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें वेस्ट को डिस्पोज करना बंद कर देना चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि वेस्ट को डिस्पोज करने से पहले उसका न्यूट्रलाइजेशन करना। एसिडिक वेस्ट को अल्कलाई से न्यूट्रलाइज करना चाहिए, फिर इसे नदी तालाब में बहाना चाहिए। ऐसा करने से पानी में रहने वाले जानवरों को वेस्ट से नुकसान नहीं होता। इसी एग्जाम्पल की तरह
खेती में भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हमें काफी मदद मिलती है। हम जानते हैं कि कोई भी फसल ज्यादा एसिडिक या काफी ज्यादा अल्कलाइन मिट्टी पर नहीं उग सकती। मिट्टी को लगभग न्यूट्रल होना चाहिए, जबकि खेती में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले केमिकल से मिट्टी या तो काफी एसिडिक या काफी बेसिक हो जाती है। तो फिर अगली फसल कैसे होगी? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ मिट्टी के नेचर के हिसाब से हम इसके लिए इलाज चुन सकते हैं। अगर मिट्टी काफी एसिडिक है तो इसमें क्विकलाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड या स्लेक्ट लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। ये बेसिस मिट्टी को न्यूट्रलाइज करने में मदद करते हैं। बेसिक मिट्टी के लिए भी ऐसा ही किया जाता है। बेसिक मिट्टी में ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलाए जाते हैं जिनसे एसिड निकलता है। ऐसे केसेस में खेती के लिए जमीन को दोबारा उपजाऊ बनाने में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारी मदद करता है। ये इंडस्ट्रीज और खेती में इस्तेमाल होने वाले एग्जांपल्स थे। क्या हमारी बॉडी में भी इसका इस्तेमाल होता है? क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे लिए भी जरूरी है? जी बिल्कुल है। आगे हम हमारी बॉडी के अंदर और परत पे होने वाले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इंडस्ट्रीज और खेती में होने वाली परेशानियों को दूर करने में हमारी मदद करता है। लेकिन अभी तक हमने हमारी बॉडी में या उस पर होने वाले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में नहीं पढ़ा। क्या हमें इसके कुछ एग्जाम्पल्स पता हैं? मुझे यकीन है कि मेरे बताते ही आपको याद आ जाएगा। तो अब ह्यूमन बॉडी में होने वाले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। मधुमक्खी या चींटी के काटने पर आपको कैसा लगता है? काटने वाली जगह पर दर्द, सूजन और जलन होती है। आपको दर्द में देखने पर आपकी माँ क्या करती है? वो काटने वाली जगह पर हल्के से बेकिंग सोडा लगा देती है। कभी सोचा है कि इस जादुई दवाई को लगाने पर हमें आराम कैसे मिल जाता है? क्या ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है? जी हाँ, मधुमक्खी या चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। अभी के लिए मान लेते हैं कि ये बस एसिड होता है। और बेकिंग सोडा क्या होता है? हमें पता है कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो क्या इस रिएक्शन से हमें फायदा होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से बेकिंग सोडा लगाने पर हमें आराम मिलता है। उसी तरह अगर आपको ततैया काट ले तो माँ आपको बेकिंग सोडा नहीं देंगी, बल्कि वो कहेगी कि इस पर थोड़ा विनेगर लगाओ। लेकिन विनेगर क्यों? असल में विनेगर एसिटिक होता है। तो क्या इससे ये पता चलता है कि ततैये का जहर अल्कलाइन होता है? जी हाँ, और क्योंकि ततैये का डंक अल्कलाइन होता है, इसलिए इसे विनेगर से न्यूट्रलाइज किया जाता है। अंत में ह्यूमन बॉडी में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को देखने का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है एसिडिटी और एंटासिड कंजप्शन। हम हमेशा ऐसे लोगों से मिलते हैं जो भारी और ऑयली खाना खाने के बाद एसिडिटी की शिकायत करते हैं। ऐसे केसेस में वो लोग एंटासिड लेते हैं। वैसे एंटासिड क्या होते हैं? एंटासिड्स ऐसे फॉर्मुलेशन होते हैं जिनका नेचर काफी अल्कलाइन होता है। तो इन्हें लेने के बाद ये कैसे काम करते हैं? डाइजेशन के प्रोसेस के लिए हमारे पेट के सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। हाई एसिडिटी का मतलब होता है कि हमारे पेट में नॉर्मल से ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। इससे काफी परेशानी होती है। तो इस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड दिया जाता है, जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हमें पेट में होने वाले दर्द से आराम मिलता है। तो कुछ इस तरह हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को देखते हैं। एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट हमारी लाइफ में काफी जरूरी है। ये समझने के लिए कि एसिड्स मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, हम एक आसान सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करते वक्त ध्यान रखें कि आप इसे अपने टीचर की देखरेख में करें। एक स्टैंड लीजिए। एक क्लैंप की मदद से हमने टेस्ट ट्यूब को ऐसे रख दिया। इस टेस्ट ट्यूब में हम लगभग 5 मिलीमीटर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और फिर इसमें जिंक ग्रैन्यूल्स के कुछ टुकड़े डालेंगे। आपको क्या दिखा?
आप देखेंगे कि जिंक ग्रैन्यूल्स के सरफेस से कोई गैस निकल रही है। आपको बबल्स बनते हुए दिखेंगे। अब आप राइट साइड में एक कंटेनर में थोड़ा सोप सॉल्यूशन रख दीजिए और डिलीवरी ट्यूब के जरिए गैस को सोप सॉल्यूशन में से पास कराइए। आपको क्या दिखा यहां पर? आपको सोप सॉल्यूशन में बबल्स बनते हुए दिख रहे होंगे, है ना? तो यहां निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है। और आप हाइड्रोजन गैस को कैसे टेस्ट करते हैं? हाइड्रोजन गैस का टेस्ट बर्निंग विद पॉप साउंड होता है। अगर हम कोई जलती हुई कैंडल यहां लाएंगे तो गैस पॉप साउंड के साथ जलेगी। इससे हाइड्रोजन गैस का होना कंफर्म हो जाता है। आप इस एसिड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड जैसे एसिड से रिप्लेस करके भी देख सकते हैं। ऐसे केस में भी यही रिएक्शन होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में रिएक्शन ऐसा होगा, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस और जिंक क्लोराइड बनते हैं। देखते हैं कि यहां क्या होता है। जिंक, जो कि ज्यादा एक्टिव होता है, एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके हमें जिंक क्लोराइड देता है। जिंक क्लोराइड क्या है? ये एक सॉल्ट है। तो हम एसिड और मेटल के रिएक्शन के बारे में क्या कह सकते हैं? एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। बेसिस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? बिल्कुल एसिड की तरह। जब अल्कलाई या बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो इससे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करके हमें सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस देता है। तो एसिड्स और बेसिस ज्यादातर मेटल्स के साथ ऐसे रिएक्ट करते हैं। क्या आपको पता है कि एसिड्स मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं? ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।